हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है अ रीबूट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया एंड कनाडा हैव हैड टू टेक अ पेन स्टेकिंग पाथ टू रीसेट ties ruptured over the निज्जर किलिंग इन 2023। कह रहा है कि भारत और कनाडा को एक बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक रास्ते को लेना पड़ा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कठिनाई थी अपनी जो रिश्ते थे उनको दोबारा रीसेट करने के लिए, मतलब उनको दोबारा से सही करने के लिए, बनाने के लिए, जो कि रैप्चर्ड हो गए थे, जो कि टूट गए थे। किसकी किसकी वजह से टूट गए थे? जो निज्जर किलिंग हुई थी 2023 कनाडा में, उसकी वजह से। ठीक है, ये आपने देखा होगा कि इंडिया और कनाडा के रिश्ते 2023 में खराब हो गए थे, क्योंकि कनाडा का ये कहना था कि जो निज्जर किलिंग हुई है वहां पे, ये जो निज्जर खालिस्तानी मारा गया है वो भारत की वजह से मारा गया है। भारत ने अपनी एजेंसी के द्वारा या अपने लोगों के द्वारा उसको मरवाया है। बट दिस वीक क्रैक, लेकिन इस हफ्ते सॉ अ बिग स्टेप फॉरवर्ड, कि एक बड़ा कदम लिया गया, एक बड़ा कदम देखने को मिला है विद कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नेज इंडिया विजिट। जब प्रधानमंत्री कनाडा के जो मार्क कार्ने हैं वो भारत की विजिट में आए, भारत के दौरे में आए, एंड हिज टॉक्स विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और जो इनकी वार्तालाप या फिर बातचीत हुई है प्रधानमंत्री के साथ। द प्रोसेस बिगेन लास्ट ईयर। कह रहा है कि ये जो प्रोसेस था, ये जो मतलब दोनों ही देशों के रिश्ते जो है उनको ठीक करने का प्रोसेस था, वो लास्ट ईयर, पिछले साल से ही स्टार्ट हो चुका था। आफ्टर द एग्जिट ऑफ फॉर्मर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, जब जस्टिन ट्रूडो जो कि पहले के प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा में, वो उनका मतलब वो सरकार से जब हट गए, who had publicly accused India of involvement in the killing, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से पब्लिकली भारत के ऊपर आरोप लगाया था कि इस निज्जर किलिंग में भारत का इन्वॉल्वमेंट है। देखो, एक्यूज के साथ ऑफ आया है। ठीक है, एंड बाय मिस्टर कार्नेज एंट्री एंड इन्विटेशन टू मिस्टर मोदी टू अटेंड द G7 आउटरीच इन कैनसिस कनाडा। और कह रहा है कि दूसरा एक लास्ट ईयर ये मतलब कदम उठाया गया था कि दोनों देश के बीच जो रिश्ते हैं वो ठीक हों, कि मिस्टर कार्नेज सरकार में आए, उनकी एंट्री हुई, और ये जो जस्टिन ट्रूडो थे वो चले गए, और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को G7 समिट के लिए न्योता भेजा कैनसिस कनाडा में। तो कह रहा है कि एक तरीके से कनाडा की तरफ से ये एक कोशिश थी कि भारत के साथ रिश्ते सही हों। The two countries have since demonstrated that they can resolve deep differences on securities issue। कह रहा है कि इससे ये दिखता है कि दोनों कंट्रीज ने ये दर्शाया है, ये डिमॉन्स्ट्रेट किया है दैट कि दे कैन रिजॉल्व डीप डिफरेंसेस, कि वो अपने जो उनके दोनों देशों के बीच में मतभेद है सिक्योरिटीज इशू को लेकर, वो उसको ठीक कर सकते हैं। मतलब दोनों ही देशों ने समझदारी दिखाई है। एनएसए अजीत डोभाल ओटावा विजिट लास्ट मंथ। कह रहा है कि जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, जिनकी पिछले हफ्ते ओटावा की उन्होंने विजिट की थी, प्रीवियसली अनथिंकेबल, कि जो हम पहले जिसके बारे में कभी कल्पना ही नहीं कर सकते थे। मतलब हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कनाडा जाएं और हम इसकी जो इतने खराब रिश्ते हो गए थे कि हम पहले इस बारे में सोच ही नहीं सकते थे। saw a closer understanding of each other's position on the खालिस्तान इशू एंड फॉरेन इंटरफेरेंस। कह रहा है कि उस विजिट में ये देखा गया कि दोनों ही देश जो हैं वो एक ही जैसी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, समझ रखते हैं एक दूसरे के प्रति खालिस्तान इशू को लेकर, और जो फॉरेन इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब बाहरी ताकतों का किसी के देश के इंटरनल मामलों में जो इंटरफेरेंस होता है उसके बारे में। ठीक है, हाई कमिश्नर्स वर अपॉइंटेड इन बोथ कंट्रीज। कह रहा है कि दोनों ही कंट्रीज ने अपने हाई कमिश्नर अपने मतलब दूसरे के देशों में अपॉइंट किए, एंड द टू साइड्स रीस्टार्टेड डिस्कशन ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और दोनों ही देशों ने दोबारा से डिस्कशन को स्टार्ट कर दिया था, किसके ऊपर? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के ऊपर। मतलब ये जो ट्रेड डील है, फ्री ट्रेड डील है, उसके ऊपर दोबारा से ही इन दोनों की बातचीत स्टार्ट हो गई थी। एंड कॉपरेशन इन अदर स्फीयर्स, और दूसरे एरियाज में भी कॉपरेशन की बात चल रही थी। मिस्टर कार्नेज विजिट, कह रहा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री की जो दौरा था, एंड रैपर्ड विद मिस्टर मोदी, और जो उनके अच्छे तालमेल था मिस्टर मोदी के साथ, हैव ऑल्सो बीन फोर्स, वो और भी ज्यादा मजबूत हुआ ड्यू टू जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, क्योंकि ऐसे कुछ जियोपॉलिटिकल फैक्टर थे उसकी वजह से। अब वो कैसे थे देखते हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प
unilateral moves on trade and tariffs and foreign policy have pushed most global players to diversify their engagement. अच्छा, ये जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स कैसे थे कि यूएस के जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं इन्होंने एक तरफा ट्रेड एंड टैरिफ सबके ऊपर लगाया, ठीक है, टैरिफ लगाया सारे देशों के ऊपर, और उन्होंने एक तरीके से फॉरेन पॉलिसी भी जो है वो अपने हिसाब से चली, मतलब उन्होंने दूसरे देशों के बारे में नहीं सोचा। हैव पुश्ड मोस्ट ग्लोबल प्लेयर, तो उससे हुआ क्या, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने बिना सोचे समझे सब चीज करते गए, इससे क्या हुआ कि भाई जितने भी ग्लोबल प्लेयर थे, जितने भी ग्लोबल नेता थे, देश थे, वो उनको एक साथ आना पड़ा कि टू डाइवर्सिफाई देयर इंगेजमेंट्स, मतलब अगर जो बातचीत है, मान लो भारत जो है वो चीन के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे, मगर भारत को करने पड़े, डाइवर्सिफाई करना पड़ा, अपने इंगेजमेंट्स को, अपनी बातचीत को अब सारे देशों तक फैलानी पड़ी, ताकि ये जो टैरिफ का जो इम्पैक्ट है वो हमारे इकोनॉमी में ना पड़े। एंड ऐसे पार्टनर्स जो कि एक तरीके की समझ रखते हैं, एक ही जैसा उनका मतलब लक्ष्य है, दे मे नॉट हैव इन द पास्ट, जो कि पहले कोई भी उनका पास में रिलेशनशिप नहीं था। मतलब कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हिसाब से मूव चले, ट्रेड एंड टैरिफ लगाए, ठीक है, उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी थी, किसी की उन्होंने सुनी नहीं। इससे ये हुआ कि जो दुनिया भर के ग्लोबल प्लेयर थे उन्होंने आपस में बातचीत करना स्टार्ट किया और ऐसे पार्टनर से मेल मिलाप करना स्टार्ट कर दिया जिनसे उनका पहले कोई रिश्ता नहीं था। इन अ मोर रियल पॉलिटिक फेज, रियल पॉलिटिक का फेज का मतलब हो गया जो प्रैक्टिकल राजनीति है, मतलब जो जमीनी स्तर की राजनीति है, मतलब यहाँ पर नैतिकता के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। जो चीज जरूरी है, जो चीज देश के लिए जिसमें भारत का इंटरेस्ट है या किसी भी देश का अपना इंटरेस्ट है, वो उस तरीके की राजनीति करेगा, मतलब pragmatic politics, मतलब प्रैक्टिकल राजनीति। इंडिया एंड कनाडा हैव रिस्टोर्ड टाइज विद चाइना, भारत और कनाडा ने अपने जो रिश्ते हैं वो चाइना के साथ दोबारा से ठीक किए हैं। ऑल्दो, हालांकि फ्रॉट विद मिसगिविंग्स, कह रहा है फिर भी फ्रॉट विद मिसगिविंग्स का मतलब काफी ज्यादा आशंकाएं हैं, डाउट है, ओवर चाइना ट्रेड एंड सप्लाई चेन कंट्रोल, जो चाइना का बहुत बड़ा ट्रेड है और उसका सप्लाई के ऊपर कंट्रोल है, उसको लेकर। कहने का मतलब यह है कि भारत, इंडिया और कनाडा ने अपने रिश्ते तो अच्छे किए हैं चाइना के साथ, मगर कहीं ना कहीं थोड़े से उनको शंकाएं हैं चाइना के ऊपर। क्यों? क्योंकि चाइना का ट्रेड एक तो बहुत बड़ा है, सप्लाई चेन के ऊपर कंट्रोल अच्छा है, तो ये हो सकता है कि वो भारत और कनाडा को व्यापारिक रूप से कहीं ना कहीं नुकसान हो, इसलिए उनके अंदर अभी भी शंकाएं हैं। फाइनली मिस्टर कार्नेज जनवरी स्पीच एट डेवोस, कह रहा है कि जो मिस्टर कार्नेज ने डेवोस में जनवरी को स्पीच दी थी, एग्जॉर्टिंग मिडिल पावर्स, उन्होंने मध्यम शक्तियों को प्रेरित किया था, मोटिवेट किया था उस स्पीच में, एंड मल्टीलैटरलिज्म अगेंस्ट ग्रेट पावर मूव्स, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात, मल्टीलैटरलिज्म मतलब उन्होंने कहा था कि जो छोटे छोटे देश हैं जो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, सुपर पावर नहीं है, उनको साथ में आना चाहिए, एक साथ विचार करना चाहिए, तब फैसले लेना चाहिए। अगेंस्ट ग्रेट पावर मूव, मतलब इतनी बड़ी बड़ी जो पावर्स हैं वो उनके लिए फैसले ना लें। तो उनका स्पीच में कहने का मतलब ये था कि जो मिडिल क्लास पावर्स हैं, जो मिडिल देश हैं, उनको प्रेरित किया था उन्होंने, और साथ ही बोला था कि भाई इतनी जो बड़ी पावर्स हैं अपने हिसाब से मूव्स चल रहे हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने इतने सारे टैरिफ लगा दिया है, तो हमको मिल के आना चाहिए और इसके अगेंस्ट खड़े होना चाहिए। रेजोनेटेड इन इंडिया, कह रहा है कि ये जो इन्होंने स्पीच दी थी वो भारत में आज गूंज रही है। इट इज पर्टिनेंट दैट मिस्टर कार्ने, कह रहा है कि ये ध्यान देने वाली बात है कि जो मिस्टर कार्ने हैं, हु लैंडेड इन इंडिया, जो कि भारत में उन्होंने लैंड किया, जस्ट एज द यूएस इजराइल अटैक्ड ईरान, जब यूएस और इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया था। कंटिन्यूड विद हिज मीटिंग्स इन इंडिया, उन्होंने उसके बावजूद भी अपनी जो मीटिंग है वो भारत में कंटिन्यू रखी, बिफोर ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान जाने से पहले। कहने का मतलब यह है कि इतनी महत्वपूर्ण था उनके लिए भारत दौरा कि यूएस इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, पूरे विश्व में हलचल मच गई, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी जो विजिट है उसको पूरी की। ठीक है। इन दिल्ली में इंडिया एंड कनाडा एग्रीड टू द टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर द CEPA, कि भारत और जो कनाडा है वो एग्री हुए CEPA के जो रूल्स हैं उनको लेकर, विद द एम टू कंक्लूड द ट्रेड दिस ईयर, और साथ ही साथ दोनों ही देशों ने ये लक्ष्य बनाया कि इस बार जो CEPA मतलब जो ट्रेड डील है उसको वो कंक्लूड कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। एंड अ 10-year एग्रीमेंट फॉर
कैनेडियन यूरेनियम सप्लाईज फॉर इंडियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। और साथ ही साथ एक और भी एग्रीमेंट हुआ कि अब कैनेडियन यूरेनियम भारत को 10 साल तक मिलेगा उसके न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए। They also decided to build partnerships in renewable energy, technology and innovation। कह रहे हैं कि दोनों ही देशों ने ये भी डिसाइड किया कि वो अपनी पार्टनरशिप एक तरीके से जो अपना सहयोग है वो बढ़ाएंगे। किसमें, किस क्षेत्र में, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी का क्षेत्र हो जाए, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो जाए, चाहे फिर इनोवेशन की बात हो जाए, वाइल इस्टेब्लिशिंग अ डिफेंस डायलॉग। और साथ ही साथ जो है वो डिफेंस पर भी बातचीत करेंगे कि भारत और इंडिया के बीच में किस तरीके से जो डिफेंस है, जो हमारा डिफेंस सेक्टर है, उसमें कैसे हम दोनों के रिश्ते आगे बढ़ें। But turning the chapter on a history of bad blood that has bedeviled ties since the 1970s, mainly over the Khalistan issue, however, will need more clarity and trust। कह रहा है, देखो यहाँ पे बैड ब्लड का मतलब होता है पुरानी दुश्मनी, और बेडिविल्ड का मतलब होता है कि कोई चीज किसी चीज को लगातार परेशान करना। कह रहा है कि 1970 से खालिस्तान इशू से जो भारत और कनाडा की दुश्मनी थी, उसने लगातार भारत और कनाडा के जो रिश्ते थे उसको बेडिविल्ड किया। बेडिविल्ड मतलब लगातार परेशान किया, खराब रखा। अब उस चैप्टर को बंद करने की बात की जा रही है। हालांकि अभी भी दोनों के देश के जो रिश्ते हैं उसमें और ज्यादा क्लियरिटी चाहिए और विश्वास चाहिए। जस्ट बिफोर द मीट इन दिल्ली, कह रहा है कि दिल्ली से जब दोनों ही नेता मिलने वाले थे उससे ही तुरंत पहले मीडिया रिपोर्ट्स इन कनाडा, जो कनाडा की मीडिया रिपोर्ट्स थी, क्लियरली फ्यूल्ड बाय कैनेडियन इंटेलिजेंस इनपुट, जो कि एक तरीके से उनको हवा मिल रही थी कैनेडियन इंटेलिजेंस इनपुट्स की वजह से, ऑफ इंडियन लिंक्स टू द निजार केस, जो कि ये कह रही थी कि भारत का लिंक है निजार केस से, निजार जो किलिंग है उससे, एंड अदर इंस्टेंसेस ऑफ फॉरेन इंटरफेरेंस। और भारत ने और भी ज्यादा एक तरीके से हमारे इंटरनल जो पॉलिटिक्स है या हमारे देश के अंदर इंटरफेरेंस किया है। ये कनाडा इंटेलिजेंस की इनपुट थी। इंडिकेटेड, ये दर्शाता है एन इंटरनल टसल विद इन द कैनेडियन गवर्नमेंट ऑन दीज इश्यूज, कि अभी भी कैनेडियन गवर्नमेंट के अंदर अंदरूनी लड़ाई चल रही है इस इशू को लेकर। मतलब वो अभी भी उनके यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं कैनेडियन गवर्नमेंट में जो कि भारत के साथ रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि जो कैनेडियन इंटेलिजेंस इनपुट है वो अभी भी ये बताती हैं कि भारत का हाथ निजर किलिंग में था और उनके देश की उन्होंने एक तरीके से अंदर इंटरफेरेंस किया है। While the joint statement skirted around the issues in India-Canada accusations over extremist groups and transnational repression। देखो, पहली बात तो स्कर्टेड का मतलब होता है किसी चीज को अवॉइड करना, ठीक है, डायरेक्टली उसको मतलब ना कहना। और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को पता ही होगा, जो राइट विंग ग्रुप होता है, जैसे वहां पे कनाडा में खालिस्तान है। और ट्रांसनेशनल रिप्रेशन मतलब जो बाहरी दबाव होता है, बाहरी ऑपरेशन होता है। तो कह रहा है कि दोनों ही जो भारत और कनाडा ने जो ये मीटिंग हुई दिल्ली में, एक जॉइंट स्टेटमेंट जो दिया, तो उसमें ये कोशिश करी कि इन इश्यूज को अवॉइड किया जाए, क्योंकि रिश्ते दोबारा बन रहे हैं तो क्यों पुरानी बातों को उल्लेख की दोबारा किया जाए, जिसमें भारत और कनाडा एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते आए हैं इस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के ऊपर। और साथ ही साथ है कनाडा ने यह आरोप लगाया था कि भारत जो है वो बाहरी दबाव डालता है। दिस विल कम टू द फोर अगेन, कह रहा है कि ये दोबारा सामने आ जाएगा। मतलब ये जो समस्याएं हैं कि कनाडा, भारत कहता है कि आप भैया अपने यहाँ खालिस्तानी ग्रुप को सपोर्ट करते हो, और कनाडा कहता है कि नहीं नहीं, तुम हमारे देश में इंटरफेरेंस करते हो। इसीलिए उन्होंने बोला ट्रांसनेशनल रेप्रेशन। कह रहा है कि अगर इफ लेफ्ट अनएड्रेस्ड, अगर इन मुद्दों को एक तरीके से सही से इसका हल नहीं निकाला जाएगा तो ये समय के साथ दोबारा वापस आएगा। कम टू द फोर मतलब दोबारा सामने आना। स्पेशली एज कैनेडियन अथॉरिटीज मूव टूवर्ड द ट्रायल इन द निजर केस, कह रहा है खासकर तब जब ये जो कैनेडियन अथॉरिटीज हैं, है ना, ये निजर केस को लेकर ट्रायल के लिए जाएंगी, कोर्ट में जाएंगी। अ सक्सेसफुल पार्टनरशिप विल रिक्वायर मोर ऑनेस्ट कन्वर्सेशन, कह रहा है कि अगर भारत और कनाडा को एक सक्सेसफुल पार्टनरशिप बनानी है तो उसके लिए इन्हें और ज्यादा ईमानदारी से बातचीत करनी होगी, एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट, और एक दूसरे के लिए सम्मान रखना होगा इन पब्लिक डीलिंग्स ऑन डिफरेंसेस बिटवीन देम, जब वो पब्लिक में जब एक दूसरे के बारे में कह रहे हो अपने डिफरेंसेस को लेकर। मतलब अगर कोई डिफरेंसेस है, कोई मतलब विवाद है, तो जब वो पब्लिक के सामने जाएं तो एक दूसरे का सम्मान रखें, एक दूसरे के विचार को ऐसा ना करें कि बहुत ऐसी बातें कहते हैं जो रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो जाएं, जैसा जस्टिन ट्रूडो ने
जब पब्लिक डीलिंग जब उन्होंने स्पीच दी थी तो साथ ही साथ भारत के ऊपर सीधा आरोप लगाया था कि भारत की निजर किलिंग थी, जबकि अभी तक ये प्रूफ नहीं हो पाया है। समझ में आई बात? अब ये क्वेश्चंस करो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मतलब ये सीईपीए को लेकर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो बताओ भाई दोनों सही हैं या गलत हैं, या दोनों कौन सा गलत है या सही है। इंडिया एंड कनाडा हैव एग्रीड टू द टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर द सीएपीए। मतलब भारत और कनाडा जो है वो सीएपीए के जो रूल्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको लेके एग्री करके हैं विद द गोल, और साथ ही साथ एक लक्ष्य बनाया है ऑफ कंक्लूडिंग द डील विद इन द करंट ईयर, कि वो इस सीएपीए की जो डील है इस साल तक उसको कंक्लूड कर देंगे, पूरा कर देंगे। ये तो एकदम सही लग रहा है, ये पढ़ा है हम लोग ने। The restart of CAPA discussion was made possible only after the trial in the Nizar case was successfully completed। ये एकदम गलत है। कह रहा है कि ये जो CAPA के ऊपर जो डिस्कशन है, दोबारा जो वार्ता है, वो दोबारा स्टार्ट तभी हुई जब निज्जर केस जो है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमारा ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार विद जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट, कौन सी जियोपॉलिटिकल ऐसी डेवलपमेंट थी, हैज सर्व्ड एज प्राइमरी कैटलिस्ट, जिसने एक तरीके से कैटलिस्ट की तरह काम किया फॉर इंडिया एंड कनाडा, इंडिया और कनाडा के लिए, टू डाइवर्सिफाई देयर एंगेजमेंट, कि वो अपनी जो एंगेजमेंट्स है, अपने रिश्ते को डाइवर्सिफाई करें, एंड बिल्ड देयर डिप्लोमेटिक डिवाइड, और जो इनके जो डिप्लोमेटिक गैप है उसको ब्रिज करें, पूरा कंप्लीट करें। ऐसी कौन सी घटना थी? ऐसी हम लोगों ने पढ़ी थी, यही घटना थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने ट्रेड एंड टैरिफ के अपने हिसाब से हर जगह काम किया था और फॉरेन पॉलिसी चेंज करी थी। उससे वजह से दोनों ही जो देश थे वो मजबूर हो गए थे डाइवर्सिफाई, अपने इंगेजमेंट्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए। द रिसेंट ज्वाइंट मिलिट्री एक्शन बाय द यूएस एंड इजराइल अगेंस्ट ईरान, नहीं। प्रेशर फ्रॉम द G7 आउटरीच प्रोग्राम इन कैनेसिस टू आइसोलेट चाइना, नहीं। यूनिलैटरल ट्रेड टैरिफ एंड फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट्स इनिशिएटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, हाँ, कि अपने ही तरफ से जो इन्होंने ट्रेड एंड टैरिफ और फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट लाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, इसकी वजह से ही दोनों देश मजबूर हो गए थे। तो सी एकदम करेक्ट आंसर है। Which of the following was the specific outcome of the bilateral meeting in Delhi regarding India's energy sector? कह रहा है कि जो भारत और कनाडा की मीटिंग हुई है दिल्ली में, उसका खास जो स्पेसिफिक आउटकम है वो क्या था? अ परमानेंट रेजोल्यूशन ऑफ द खालिस्तान डिस्प्यूट थ्रू अ ज्वाइंट सिक्योरिटी टास्क फोर्स, मतलब पूरी तरीके से खालिस्तान डिस्प्यूट को खत्म कर दिया जाए एक ज्वाइंट सिक्योरिटी टास्क फोर्स बनाकर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। द इमीडिएट साइनिंग ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, नहीं, अभी एक साल लगेगा, एक साल के अंदर अंदर ये जो एग्रीमेंट है सीएपीए का एग्रीमेंट, उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, मतलब तुरंत साइन करने की बात नहीं हुई है। अ 10-year एग्रीमेंट फॉर द सप्लाई ऑफ कैनेडियन यूरेनियम फॉर इंडियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, हाँ, ये एकदम सही है कि एक सहमति जरूर बनी है कि अब कनाडा जो है वो 10 साल तक अपना कैनेडियन यूरेनियम भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए देगा। तो सी एकदम करेक्ट आंसर है। Which of the following best captures the central theme of the passage? कह रहा है कि सेंट्रल थीम क्या है पैसेज की, वो बतानी है हमें। द कंप्लीट रेजोल्यूशन ऑफ द 2023 निज्जर किलिंग केस। तो वो निज्जर किलिंग केस जो है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक बात है, ठीक है। महत्वपूर्ण ये है कि भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं दोबारा से ठीक हो रहे हैं, तो ये तो थीम नहीं हो सकता। स्ट्रेटेजिक रीसेट इन इंडिया कनाडा रिलेशनशिप ड्रिवन बाय लीडरशिप चेंजेस एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिकल शिफ्ट, ये आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पे ये बात की गई है कि भारत और कनाडा के बीच के जो रिश्ते थे, स्ट्रेटेजिक रीसेट जो दोबारा सही हो रहे हैं, एक तो कारण ये है उसका कि वहां पे लीडरशिप चेंज हुई है। मतलब पहले जस्टिन ट्रूडो थे जो कि काफी ज्यादा भारत विरोधी उनका अपना मत था, तो इसी वजह से और रिश्ते अच्छे नहीं हो पा रहे थे। अब जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं उनकी वजह से हुआ है, और दूसरी चीज ये है कि पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल स्थिति ऐसी बनी हुई है कि अब छोटे छोटे जो देश हैं उनको साथ में आना ही पड़ रहा है। तो बी एकदम करेक्ट आंसर है। फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, ये पूरा वही पैसेज उठा लिया गया है, यहाँ पे हमको वही वर्ड डालने हैं जो कि पैसेज में थे। इंडिया एंड कनाडा हैव हैड टू टेक अ, कैसा पाथ लिया था उन्होंने? पेन स्टेटिंग लिया था, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं, ये नहीं। दिस रैपोर्ट हैज बीन फोर्स ड्यू टू जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, तो ये होगा, ट्रांसलेशनल नहीं होगा, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। ये क्लोज टेस्ट है, एक बार पढ़ के देखो, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है, एक साथ कर सकते हैं। वैसे मेरा सजेशन ये रहेगा, देखो इसमें स्लाइड में आ नहीं पाता है ना पूरा, जो डायरेक्टली ट्राई किया करो, इससे क्या होगा, टाइम बचेगा। क्योंकि अगर हम पूरा पैसेज पढ़ेंगे फिर से आएंगे फिर मतलब समझेंगे तो डबल टाइम लग जाएगा ना, इसलिए बोलता हूँ कि डायरेक्टली करना सीखो।
साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड, कह रहा है कि साइंटिस्ट ने ये पाया है दैट एन एनुअल इवेंट व्हेन एम्परर पेंगुइन्स कंप्लीटली डैश एंड रीग्रो देयर फेदर्स इज पुटिंग द बर्ड्स इन डैश एज अंटार्कटिका इज ट्रांसफॉर्म बाय अ वार्मिंग वर्ल्ड। कहने का मतलब ये है कि साइंटिस्टों ने पाया है कि ये जो हर साल एक इवेंट होता है जिसमें एम्परर पेंगुइन, जो दुनिया की सबसे बड़ी पेंगुइन होती हैं, वो अपने जो पंख हैं उसको झाड़ती हैं और दोबारा रीग्रो करती हैं। वो कहाँ पे करती है? ये काम अंटार्कटिका में करती है, मगर किसी वजह से जो ये दुनिया गर्म हो रही है, इन अंटार्कटिका के ऊपर खराब असर पड़ रहा है, तो एक तरीके से ये जो बर्ड्स हैं वो भी खतरे में पड़ रही हैं, ये मतलब आ रहा है। ठीक है, तो इसको देखेंगे क्या भर सकते हैं हम लोग। ईच ईयर, हर साल, द बर्ड मस्ट स्टे ऑन प्लेटफॉर्म्स ऑफ फ्लोटिंग आइस, कि ये जो बर्ड्स होती हैं पेंगुइन, इनको जो ऐसे वो आइस जो नहीं है फ्लोट करते रहते हैं समुद्र में, उसके ऊपर इनको रहना पड़ता है फॉर लॉन्ग एनफ, काफी समय तक, टू रिप्लेस वेदर बीटन फेदर्स विद न्यू वाटर प्रूफ कोट, जो कि वेदर्स की वजह से इनके जो फेदर हैं, जो पंख हैं, वो गिर जाते हैं, तो वो दोबारा रिप्लेस हो जाए, दोबारा नए आ जाए। But in 2022-24, Antarctic Sea ice dashed significantly, largely down to climate change, depriving the birds of safe places to dash. कहने का मतलब यहाँ पे ये आ रहा होगा, वैसे दो मेजर वर्ड नहीं है इसलिए समझना मुश्किल है, कि 2022-24 में अंटार्कटिका सीज में सिग्निफिकेंटली से मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में वो खत्म हुई होगी या फिर खत्म हो गई होगी, जो ये फ्लोटिंग आइस है। इसकी वजह से ये हुआ कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ, और ये जो बर्ड्स हैं उनके पास वो सेफ प्लेसेस जहां पे वो अपना पर चेंज कर लेती थी आराम से रहकर, उसकी कमी हो गई होगी, तो वो हो सकता है सब मर गई हों। नाउ साइंटिस्ट who track the animals using satellite pictures can no longer find most of the birds। कह रहा है कि वो साइंटिस्ट जो इन पेंगुइन्स के ऊपर नजर रखे रहते थे, अब उनको वो जो सैटेलाइट से नजर रखते थे, अब उनको वो बर्ड्स मिल नहीं रही हैं। They fear that thousands of penguins may have frozen in the Antarctica's icy water। उनको इस बात का डर है कि अंटार्कटिका के आइसी वाटर्स में कहीं वो जो पेंगुइन्स हैं वो जम ना गई हो। क्यों? क्योंकि ये फ्लोटिंग आइस खत्म हो गई होगी, तो अब क्या है, वो उनके पास जगह ही नहीं है वहां पे बैठने की। This was really an oh my god moment, says the scientist behind the finding। कह रहा है कि जिस साइंटिस्ट को ये पता चला है उसने बोला ये ओ माई गॉड मूवमेंट है, मतलब बहुत ही ज्यादा खराब मूवमेंट है। पीटर फेटवेल एट ब्रिटिश एंटार्क्टिक सर्वे, जो कि पीटर फेटवेल हैं, जो कि ब्रिटिश एंटार्क्टिक सर्वे में काम करते हैं, हु हैज वर्कड ऑन एम्परर पेंगुइन्स फॉर 20 ईयर्स, जिन्होंने एम्परर पेंगुइन्स के ऊपर 20 साल तक काम किया है। यू कुड सी दिस वॉज समथिंग गेम चेंजिंग फॉर एम्परर पेंगुइन्स। उनका कहना है कि हम लोग ये देख सकते हैं कि किस तरीके से अब जो एम्परर पेंगुइन्स हैं उनके लिए चीजें बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं। सडनली यू आर थिंकिंग, कह रहा है कि अचानक से हम ये सोचने लगते हैं, वेल हैव वी गॉट टाइम टू सेव देम, क्या हमारे पास उतना समय है कि हम उनको बचा सकते हैं। ही सेव द रिसर्च पब्लिश इन द साइंटिफिक जर्नल कम्युनिकेशन अर्थ एंड एनवायरमेंट। कह रहा है कि वो रिसर्च पेपर जो कि साइंटिफिक जर्नल कम्युनिकेशन अर्थ एंड एनवायरमेंट में पब्लिश हुआ है, प्रकाशित हुआ है, provides evidence about the impacts of the collapse in Antarctic summer sea ice in 2022-24। कह रहा है कि उसने इस जो रिसर्च है उसने एविडेंस दिए हैं कि किस तरीके से जो कोलैप्स हुआ है, मतलब वो जो होता है ना एंटार्क्टिक की जो बर्फ है उनका कोलैप्स हुआ है, उसके क्या प्रभाव हैं जो, और ये जो कोलैप्स कब हुआ है, एंटार्क्टिक समर सी में हुआ है, मतलब जब समर का सीजन था 2022-24 में तब। इट इज फोकस्ड ऑन वेस्ट एंटार्क्टिका। कह रहा है कि वो जो रिपोर्ट थी वो वेस्ट एंटार्क्टिका के ऊपर ज्यादा फोकस थी, उसका ध्यान उसके ऊपर ज्यादा था, जो कि होम टू 30-40% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ एम्परर पेंगुइन्स, जो कि घर है 30 से 40% का एम्परर पेंगुइन्स का। द एनिमल्स आर अमंग द मोस्ट डैश इन द वर्ल्ड। कह रहे हैं कि ये जो एनिमल्स हैं ये क्या है, वर्ल्ड में खतरे में है या कुछ भी हो सकता है, देखते हैं। दे माइग्रेट 1000 ऑफ किलोमीटर, वो काफी किलोमीटर्स तक माइग्रेट करते हैं, उड़ के जाते हैं, टू फाइंड अ स्टेबल सी आइस, ताकि उनको एक ठीक ठाक स्टेबल आइस मिल सके ड्यूरिंग एंटार्क्टिक समर, जब एंटार्क्टिक में गर्मियां पड़ रही हो, टू वेट आउट, ताकि वो इंतजार कर सके, व्हाट इज कॉल्ड अ कैटास्ट्रोफिक मोल्ट एवरी ईयर, और अपने परों को वो चेंज कर सकें, जिसको बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक मोल्ट। ठीक है, समझ में आया कि पेंगुइन है, पेंगुइन जो अपने पर चेंज करती हैं एंटार्क्टिका के बर्फों में। अब पर्यावरण के
प्रभाव से वो अंटार्कटिका की जो बर्फें हैं वो पिघल रही हैं, तो उनको सेफ प्लेस मिल नहीं पा रहा है। सेफ प्लेस मिल नहीं पा रहा है तो वो अपने पर चेंज नहीं कर पा रही हैं और उसी सी में डूबकर या तो जम जा रही हैं या तो मर जा रही हैं। इसीलिए जो साइंटिस्ट हैं वो चिंतित हैं और कुछ रिसर्च की बातें हुई हैं। तो आप समझ में आएगा, आप भरो, कोशिश करो। Scientists have discovered that an annual event when emperor penguins completely dash and regrow their feathers is putting the birds in क्या होना चाहिए? 45 का मतलब तो होता है मजबूत करना किसी चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोई मतलब नहीं आ रहा। शेड का मतलब क्या होता है कि भाई अपने परों को गिरा देना, हो सकता है। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, नहीं। इम्ब्लेजन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को सजाना, तो ये भी मीनिंग नहीं आ रहा है। कंप्लीटली शेड एंड रीग्रो देयर फेदर्स, ठीक है, तो बी एकदम सही करेक्ट आंसर है। फेदर्स इज पुटिंग द बर्ड्स इन डैश, वो उन बर्ड्स को किस चीज में रख रहा है? खतरे में रख रहा है, ये मीनिंग आ रहा है। एज अंटार्कटिका इज ट्रांसफॉर्म बाई अ वार्मिंग वर्ल्ड, क्योंकि जो अब अंटार्कटिका है उसमें काफी ज्यादा चेंज आ रहा है, क्योंकि पूरे दुनिया अब जो है वो वार्म हो रही है, गर्म हो रही है। क्या होना चाहिए यहाँ पर? ऑपुलेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा पैसा होना, है ना, बहुत ज्यादा धनवान होना, तो नहीं है। परडिशन का मतलब होता है एक तरीके से बहुत खराब जगह या फिर कोई विनाश, तो ये नहीं आएगा। पेरिल का मतलब होता है खतरा, जोखिम, हो सकता है ये। एसेंडेंसी का मतलब होता है कि आपका कंट्रोल, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पे बेस्ट क्या है? पेरिल। द बर्ड्स इन पेरिल मतलब वो खतरे में डाल रहा है। क्यों? क्योंकि अंटार्कटिका जो है वो जो गर्म हुआ वर्ल्ड है, विश्व है, उसकी वजह से चेंज हो रहा है। ईच ईयर द बर्ड्स मस्ट स्टे ऑन प्लेटफॉर्म फ्लोटिंग आइस फॉर लॉन्ग एनफ टू रिप्लेस, ये तो पढ़ चुके हैं। बट इन 2022-24 अंटार्कटिका सी आइस डैश सिग्निफिकेंटली, क्या हो गया था 2022-24 में अंटार्कटिका सी को? वहां की जो आइस थी या तो वो पूरी तरीके से खत्म हो गई थी या डूब गई थी, ये बोल सकते हैं ना। प्रोलिफरेटेड होता है तेजी से बढ़ जाना। क्या तेजी से बढ़ जाना हो सकता है? नहीं। एक्रीटेड का मतलब होता है धीरे धीरे बढ़ना, तो ये भी नहीं आ रहा मीनिंग। श्रैंक का मतलब होता है कम हो जाना, ठीक है, सिकुड़ जाना, तो हो सकता है। क्रिस्टलाइज का मतलब होता है किसी चीज का क्रिस्टल बन जाना, तो ये नहीं होगा। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है? एंटार्क्टिक सी आइस श्रैंक सिग्निफिकेंटली, तो ये हो सकता है जिसकी वजह से लार्जली डाउन टू क्लाइमेट चेंज, जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है। डिप्राइविंग द बर्ड्स ऑफ सेफ प्लेसेस, ठीक है, इसकी वजह से उनके पास सेफ प्लेसेस नहीं है। टू, क्या करने के लिए सेफ प्लेसेस नहीं है? इंक्यूबेट का मतलब होता है अंडे को सहना, जैसे चिड़िया सहती हैं, अंडे को सहते हैं, नहीं। मोल्ड मतलब अपने पर उतारने की जगह नहीं है, पर कुछ मतलब झाड़ने की जगह नहीं है, हाँ हो सकता है। प्रोट्रूड का मतलब होता है बाहर निकला होना, तो ये भी कोई मीनिंग नहीं है। हाइबरनेट पता ही होगा ना, हाइबरनेट स्लीप जो होती है, तो ये भी नहीं है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। द एनिमल्स आर अमंग द मोस्ट डैश इन द वर्ल्ड, अमंग द मोस्ट इम्परवियस। इम्परवियस का मतलब होता है जिसको कोई फर्क ना पड़े, ठीक है, जो बिल्कुल भी इसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, तो यहाँ कोई मीनिंग नहीं है। एक्टेसिस का मतलब होता है कि जो सांप अपनी केचली उतारता है ऊपर वाली स्किन को, उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्टेसिस, तो यहाँ कोई मीनिंग नहीं है। थ्रेटेंड का मतलब होता है किसी चीज का खतरे में होना, हो सकता है ये। एक्सटरपीटेड का मतलब होता है पूरी तरीके से किसी चीज को खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, तो ये भी मीनिंग नहीं है। बेस्ट यहाँ पे क्या है? अमंग द मोस्ट थ्रेटेंड इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।